गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज भोजवासा से। तो अभी हम भोजवासा में है। अभी हम भोजवासा से गौमुख जाएंगे। गौमुख यहाँ से 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर वहाँ से तपोवन है। तो टोटल हमने 5 किलोमीटर आज जाना है। अब तक जो रास्ते और कहानी सीधी सीधी चल रही थी, अब उसमें एक मोड़ आता है क्योंकि भगीरथी का फ्लो बहुत ज़्यादा होने के कारण ट्रैकर और प्रोटर बाबा आदम जमाने की मैनुअल हैंड ट्रॉली का इस्तेमाल करके भगीरथी नदी को क्रॉस करते हैं और फिर जाके तपोवन की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पीक आपको सामने दिख रही है, ये है भगीरथी पीक। भगीरथी पीक की कहानी पौराणिक राजा भगीरथ से जुड़ी हुई है, जिन्होंने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा था अपने पितरों के मोक्ष के लिए। तो दोस्तों, ये सब देख के मन में ख्याल आता है कि किसने इन पहाड़ों को, इन चोटियों को ये नाम दिए होंगे। तो कहते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच सर्वे ऑफ इंडिया ने, ब्रिटिश काल में जब 18वीं और 19वीं शताब्दी थी, तो उस टाइम पे सर्वे ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप में ये नाम दर्ज किए थे। पर उसमें भी डाउट है, कैसे? क्योंकि सर्वे से पहले भी साधु संत, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि स्थानीय लोग, चरवाहे वगैरह, बकरवाल वगैरह जो पहाड़ों में जाते थे, वो भी इन्हें उन्हीं नाम से पुकारते थे। ठीक है, मुझे लगता है शिवलिंग के जैसे दिखने वाला पर्वत शायद शिवलिंग पर्वत बन गया, भगीरथ की तपस्या का प्रतीक बना भगीरथ पर्वत, और शिवलिंग को निहारता नंदी के आकार के पर्वत को नाम मिला नंदी पर्वत। शायद ये नाम उन लोगों ने रखे थे जो पहाड़ों को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि देवता के रूप में मानते थे। साधु संत, योगी या फिर हमारे पूर्वज पत्थर में एक कहानी देख लेते थे, या शायद देवता स्वयं चाहते थे इन पर्वतों को इन्हीं नामों से पुकारा जाए। जब आप खुद इन्हें अपनी आंखों से देखोगे तो लगता है कि ये नाम बिल्कुल सटीक रखे गए हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैथोलॉजी, मैथक, पौराणिक कथाएं, विज्ञान और इतिहास दोनों में फ़र्क पूरा है। मैथोलॉजी, मैथक को झूठ नहीं बोल सकते। मैथक में एक भावना जुड़ी हुई है। जैसे विज्ञान हमें बताता है कि माँ गंगा कैसे बहती है, ग्लेशियर से और ग्रेविटी से। मैथक हमें बताता है कि कैसे माँ गंगा लाखों दिलों में पूजनीय है। विज्ञान सत्य को प्रमाणित करता है और मिथक उस सत्य को भावना से जोड़ता है। यही वजह है कि इंसान सिर्फ पिघलता ग्लेशियर नहीं देखने आता, बल्कि माँ गंगा का उद्गम, उसका स्रोत देखने आता है, उस कथा को साक्षात महसूस करने आता है। मिथक कहानी को अमर कर देता है, जो सालों साल भगीरथ के तप की गाथा, माँ गंगा के धरती में आने की गाथा को सुनाता चला जाएगा। तो अभी हम तपोवन से 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे है, और ये बाकी मेरे पीछे ये अभी भागीरथी पीक भी दिख रही है। बाकी दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ग्लेशियर हुआ करता था जो गंगोत्री तक था। ठीक है, और बाकी आप ये हाइट देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको हाइट दिखाऊंगा। ये जो सामने हाइट दिख रही है, ये पूरा ये स्लाइड हो रखा है, तो यहाँ तक ग्लेशियर हुआ करता था। ये पूरा इधर पे पूरा ग्लेशियर था। ठीक है, भागीरथी पीक से लग के पूरा ग्लेशियर, ये लाइनिंग दिख रही होगी आपको ये। तो ये पूरा यहाँ से 14 किलोमीटर नीचे, तपोवन से 20 किलोमीटर, तो तपोवन से 20 किलोमीटर नीचे तक ये ग्लेशियर हुआ करता था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर और पीछे है जहाँ पे हमें जाना है, तो वहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होता है। तो मैं अभी गौमुख के प्रांगण में बैठा हूँ और गौमुख जी के आमंत्रण का मैं नमन धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर हर साल पिघल रहा है। आज हम जिस तरह से गौमुख को देख रहे हैं, ये पिछले ही साल कुछ और रूप में था, आगे आने वाले साल में कुछ और रूप में रहेगा। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर के मुख को कहा जाता है। ये ग्लेशियर हमारे देश का दूसरा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 किलोमीटर है।
आज से तकरीबन 8 से 9,000 साल पहले ये भी गंगोत्री क्षेत्र तक फैला था, जहाँ आज गंगोत्री मंदिर और भागीरथी जी की तपशिला स्थित है। और गंगोत्री से गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर हो चुकी है तब से आज तक। ठीक है, स्टडी के अनुसार 1996 से पहले 20 मीटर प्रति वर्ष पीछे जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान काल में 38 से 40 मीटर प्रति वर्ष पीछे जा रहा है। तो मतलब दुगुनी रफ्तार से ये पिघल रहा है और 10 साल में 300 मीटर पीछे चला गया है टोटल। इसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पाप धोने आते हैं और अपने कपड़े गंगा में बहा देते हैं। सत्य यह है कि आप जो प्रकृति को दोगे वही आपको वापस मिलेगा, यही पुराण भी कहता है और विज्ञान भी। अभी हम गौमुख में हैं। तो हमने यहाँ से ये ऐसे ट्रैक करके ये ट्रैक करके और यहाँ से ऊपर गए। ये रहा तपोवन। तपोवन सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक अनुभव है खुद से मिलने का, प्रकृति से बात करने का और भगवान शिव की ऊर्जा को महसूस करने का। सामने शिवलिंग पीक की भव्यता, चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत और बीच में ये शांत मैदान। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे समय रुक गया हो। अगर कभी मन कहे शांति चाहिए तो हिमालय आना, तपोवन आना। तो अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, थोड़ा इस शांति को महसूस करने का। हमने यहीं घास के मैदान पर अपना छोटा सा टेंट लगाया और यकीन मानो इस बर्फीले सन्नाटे में टेंट लगाना भी एक एडवेंचर से कम नहीं होता। थोड़ी ठंड, थोड़ा संघर्ष और बहुत सारा मज़ा। और दोस्तों, अब बारी है हिमालय में सबसे मशहूर डिश बनाने का, चाय और मैगी। तो रात हो चुकी है, आसमान तारों से भर गया है और तपोवन की ये शांति अब भीतर तक उतर रही है। आज दिन भर की थकान के बाद भी मन में एक अलग ही सुकून है, जैसे हिमालय ने हमें अपनी गोद में समा लिया हो। और दोस्तों की बातें और आसमान के नीचे ये पल, यही वो लम्हे हैं जो ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड।